नमस्कार मित्रों, संस्कृत शुरुआती यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। देखिए मित्रों, अपन इस चैनल पर पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण, और संस्कृत व्याकरण में अपन ने वर्णमाला कंप्लीट कर ली। इसके बाद में अपन ने संधि प्रकरण स्टार्ट की थी, तो संधि प्रकरण का टॉपिक भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन जो प्रकरण शुरुआत करने जा रहे हैं वो प्रकरण है अपना समास प्रकरण का। और समास प्रकरण में से आपके रीट के अंदर एक प्रश्न निश्चित आता है मित्रों। अदरवाइज सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इनमें तो आपके 6-6, 7-7 प्रश्न आपके समास में से आते हैं। तो याद रखें मित्रों, समास प्रकरण आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। समास प्रकरण का सामान्य परिचय आज अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर अपन समास प्रकरण स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए मित्रों, यदि आपको मेरे चैनल पर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मित्रों वीडियो को लाइक करें और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट्स करें। और जो भाई बहन अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लीजिए, अपन पढ़ रहे हैं समास प्रकरण। और समास प्रकरण की परिभाषा देखिए मित्रों, तो समास किसे कहते हैं, समास किन किन से मिलकर के बना है। तो देखिए मित्रों, समास जो शब्द है, समास शब्द देखिएगा सम, उपसर्ग, अस धातु और गृह प्रत्यय से मिलकर के समास शब्द बना है। सम, उपसर्ग, अस धातु, गृह प्रत्यय। याद रखें, समास शब्द में जो गृह प्रत्यय लगा है वो किस अर्थ में लगा है, याद रखें, वो भाव अर्थ में लगा है। भावार्थ में समास के अंदर जो गृह प्रत्यय है वो आपको याद रखें कि समास के अंदर जो गृह प्रत्यय है वो किस अर्थ में कार्य करता है, वो भाव अर्थ में कार्य करता है। किस अर्थ में कार्य करता है, भाव अर्थ में। तो याद रखें, एक प्रश्न आपका ऐसे बनता है कि गृह प्रत्यय किस अर्थ में समास के साथ जुड़ा है, वो भाव अर्थ के साथ जुड़ा है। याद रखें, समास शब्द का जो अर्थ होता है, समास शब्द को अपन संक्षिप्तीकरण कहते हैं, छोटा रूप जिसको अपन कहते हैं। याद रखें, समास को संक्षिप्तीकरण भी कहा जाता है। समास को संक्षिप्तीकरण कहते हैं। तो याद रखें मित्रों, समास शब्द जो बना है सम, उपसर्ग, अस धातु और गृह प्रत्यय से मिलकर के समास शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है, देखिए मित्रों, संक्षिप्तीकरण अपन कह सकते हैं। और व्याकरण की दृष्टि से अगर अपन समास का अर्थ और जाने तो देखिए मित्रों, सम का अर्थ होता है, सम का अर्थ होता है समान। अस धातु जो होती है वो अस का अर्थ होता है बैठना या बैठाना। और जो आपका गृह प्रत्यय जो लगा हुआ है, गृह प्रत्यय, वो आपके भाव अर्थ में लगा हुआ है। किस अर्थ में लगा हुआ है, भाव अर्थ में लगा हुआ है। तो समास शब्द का अर्थ देखे व्याकरण की दृष्टि से सम यानी समान, अस यानी बैठना। अब प्रश्न ये उठता है कि समान बैठाना, प्रश्न उठता है किसको, समान बैठाना किनको। तो याद रखें मित्रों, मैं समास शब्द का अर्थ बता रहा हूं व्याकरण की दृष्टि से। तो याद रखें, समास शब्द सम, उपसर्ग, अस धातु, गृह प्रत्यय से मिलकर के बना है। गृह प्रत्यय भाव अर्थ में है। अब इसको अपन व्याकरण की दृष्टि से और देखें, वैसे अपन जाने कि समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है, छोटा रूप होता है। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से और अपन इसको देखें तो देखिए, सम, उपसर्ग, सम का मतलब होता है समान, अस यानी होता है बैठना, बैठना या बैठाना, और गृह प्रत्यय होता है भाव अर्थ में। तो प्रश्न बन गया यहाँ पर समान बैठाना, क्वेश्चन किसको बैठाना, शब्दों को। किनको बैठाना, शब्दों को। तो याद रखें मित्रों, किनको बैठाना, शब्दों को या पदों को, शब्दों को या पदों को। तो अपनी समास की परिभाषा क्या कह सकते हैं, शब्दों को पास पास में बिठाने को ही समास कहते हैं। लेकिन देखिएगा, समास की परिभाषा क्या कहती है, सम सनम समास है। सम सनम समास अर्थात संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। किसको, इस संक्षिप्तीकरण को सम सनम समास है। पेपर में परिभाषा आई थी, याद रखें मित्रों, आपके पेपर में प्रश्न आया था 2010 सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था कि सम सनम क्वेश्चन मार्क दे दिया, नीचे ऑप्शन में दे दिया प्रत्यय, कारक, उपसर्ग, समास है।
तो याद रखें सम सनम समास है। ये प्रश्न है, याद रखना। परिभाषा में से प्रश्न दे देता है, तो याद रखें परिभाषा अपन बोल रहे हैं किसकी, समास की परिभाषा है। याद रखें सम सनम समास है, अर्थात संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। किसको, संक्षिप्तीकरण को। सम सनम संक्षिप्तीकरण, छोटा रूप जिसको अपन कहते हैं समास है, समास कहते हैं। लेकिन इस परिभाषा को अपन ने खोला है और बड़े रूप में लिखा है, तो ये देखिएगा सम सनम समास है, संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं, अर्थात अनेक पदानि मिलित्वा, अनेक पदानि मिलित्वा एकम पदम जायन्ते, अनेक पदानि मिलित्वा एकम पदम जायन्ते तदा स समास इति कथ्यते। अर्थात अनेक पदानि मिलित्वा, अनेक पद मिलकर के एकम पदम जायन्ते, एक पद जाना जाता है। याद रखें मित्रों, अनेक पदानि मिलित्वा एकम पदम जायन्ते, अनेक पद मिलकर के एक पद जाना जाता है, से समास इति कथ्यते, वह समास कहलाता है। अपनी याद रखें समय समान होता है, अस्यंगता बैठाना या बैठना, किसको बैठाना, क्वेश्चन बन रहा है तो किसको बैठाना, शब्दों को। अनेक पदानि मिलित्वा, अनेक पद मिलकर के, अनेक शब्द मिलकर के एक पद जाना जाता है, या एक पद मिलता है, से समास इति कथ्यते, उसे समास कहते हैं। तो अपन परिभाषा कह सकते हैं सम सनम समास है, अर्थात अनेक पदानि मिलित्वा एकम पदम जायते तथा से समास इति कथ्यते, अनेक पद मिलकर के एक पद जाना जाता है, वह समास कहलाता है। अर्थात दो या दो से अधिक पदों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। समास की परिभाषा समझ में आई, दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। याद रखें मित्रों, अब देखिएगा समास की परिभाषा आपको क्लियर समझ में आई, समास का अर्थ आपको समझ में आया। याद रखें समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण जिसको अपन कहते हैं, समास शब्द बना समुपसर्ग अस्लातु घ प्रत्यय से, घ प्रत्यय यहाँ पर भाव अर्थ में है। याद रखें परिभाषा अपन ने लिखी है सम सनम समास है, अर्थात अनेक पदानि मिलित्वा एकम पदम जायन्ते तदा से समास इति कथ्यते, अनेक पद मिलकर के एक पद जाना जाता है, उसे समास कहते हैं। आगे देखिएगा, अब समास के कितने पक्ष होते हैं। याद रखें मित्रों, समास के एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, समास के कितने पक्ष होते हैं। परिभाषा पढ़ने के बाद में अपन पढ़ रहे हैं कि समास के कितने पक्ष होते हैं, समास के कितने पक्ष होते हैं, समास के कितने पक्ष होते हैं, कितने पक्ष होते हैं, ये याद रखें। समास के कितने पक्ष होते हैं, तो आपका आंसर होगा समास के दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं मित्रों, दो पक्ष होते हैं। एक आपका होता है एकार्थी भाव, एकार्थी भाव पक्ष, और दूसरा होता है वैपेक्षा भाव पक्ष। याद रखें मित्रों, ये समास के आपके दो पक्ष होते हैं। समास के कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एकार्थी भाव पक्ष और व्यापेक्षा भाव पक्ष। प्रश्न बनता है, याद रखें समासस्य कति पक्ष भवति, समासस्य कति पक्ष भवति, अतः समास के कितने पक्ष होते हैं। प्रश्न याद रखें समासस्य कति पक्ष भवति, तो आप याद रखें समासस्य द्वय पक्ष भवति। कितने पक्ष होते हैं समास के, दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एकार्थी भाव पक्ष और एक व्यापेक्षा भाव पक्ष। ये तो आपके समझ में आ गया कि समास के कितने पक्ष होते हैं। समासस्य कति पक्षा भवति, द्वय पक्षा भवति, तो याद रखें एकार्थी भाव पक्ष और व्यापेक्षा भाव पक्ष। अब याद रखें दोनों पक्षों में से अपन को यह देखना है कि समास किस में होता है। अब ये देखना है कि समास किस में होता है। तो याद रखें मित्रों, समास के दो पक्ष होते हैं, इनमें से केवल समास जो होता है, समास जो अपन करते हैं वो केवल एकार्थी पक्ष में ही समास किया जाता है। समास किस में होता है मित्रों, एकार्थी पक्ष में समास किया जाता है। एकार्थी पक्ष में ही समास होता है, एकार्थी पक्ष में समास होता है। याद रखें एकार्थी पक्ष में समास किया जाता है। ये अपन याद रखें कि समास सामर्थ्यवान पद में होता है, समास सामर्थ्यवान पद में होता है।
ये याद रखें, क्योंकि व्यापक भाव में सामर्थ्यवान का अभाव होने के कारण इस व्यापक भाव में समास नहीं किया जाता। व्यापक भाव में सामर्थ्यवान का क्या है, अभाव है, इसलिए व्यापक भाव में समास नहीं किया जाता है। और याद रखें, जो समास अपन करते हैं वो व्यापक भाव में समास नहीं करते हैं। सामर्थ्यवान का जहां पर होगा, सामर्थ्यवान जहां काम करेगा वहां समास किया जाता है। और सामर्थ्यवान किस में होता है, एकार्थ विभाव पक्ष में होता है। इस प्रकार समास एकार्थ विभाव पक्ष में ही किया जाता है। समास के दो पक्ष होते हैं, एकार्थ विभाव पक्ष और व्यापक भाव पक्ष। समास किस में किया जाता है, एकार्थ विभाव पक्ष में। क्यों किया जाता है, क्योंकि एकार्थ विभाव पक्ष में सामर्थ्यवान होता है, इसलिए एकार्थ विभाव पक्ष में समास किया जाता है। व्यापक भाव पक्ष में सामर्थ्यवान का अभाव होता है, इसलिए व्यापक भाव पक्ष में समास नहीं किया जाता। याद रखें। आगे देखिए मित्रों, देखिए अब बात आती है, समास की परिभाषा हो गई, समास के पक्ष हो गए। अब बात आती है समास विग्रह की, कि समास विग्रह किसे कहते हैं। देखिए मित्रों, समास विग्रह अपन साधारण सी बात समझें तो समस्त पद को तोड़कर अलग अलग रूपों में लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। क्या समझ में आया मित्रों, समस्त पद को तोड़ करके अलग अलग रूपों में लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह दो प्रकार से किया जाता है, एक लौकिक विग्रह, एक अलौकिक विग्रह। समास विग्रह कितने प्रकार से किया जाता है मित्रों, दो प्रकार से किया जाता है, एक तो लौकिक विग्रह और एक अलौकिक विग्रह। लेकिन समास विग्रह देखिएगा, समास विग्रह एक आपकी उक्ति है, एक लाइन है कि वृत्त्यार्थ बोधकम वाक्य विग्रह। क्या है, वृत्त्यार्थ बोधकम वाक्य विग्रह, अर्थात वृत्ति का अर्थ बोधक को ही, वृत्ति के अर्थ बोधक करने को ही वाक्य विग्रह कहते हैं। देखिएगा, जब समस्त पद को तोड़कर, क्या लिखा और क्या बताया, याद रखें, जब समस्त पद को तोड़कर अलग अलग पद के रूप में दिखाया जाता है। जब समस्त पद को तोड़, जैसे मान के चलते हैं, जैसे कोई सा, जैसे सीता पति, ये आपके पास में शब्द है, ये तो आपका समस्त पद है। क्या है मित्रों, ये समस्त पद है, समस्त पद है, समसनम समास है, ये कहता है संस्कृतिकरण, छोटा रूप है। अनेक पद, अनेक पदानि मिलित्वा, इसमें अनेक पद मिले हुए हैं, अनेक पदानि मिलित्वा एकम पदम जायन्ते, अनेक पद मिलकर के एक पद बन गया, तो ये क्या कहला दिया, समास कहला दिया। अब अपन पढ़ रहे हैं समास विग्रह की परिभाषा। तो समास विग्रह की परिभाषा से क्या कहते हैं, देखिएगा, जब समस्त पद को तोड़कर अलग अलग पद के रूप में दिखाया जाता है, ये समस्त पद है, इसको तोड़ करके अलग अलग पद में दिखाया जाता है। जैसे इसका समास विग्रह अपन करेंगे, जैसे समास विग्रह अपन ने कर दिया, सीताया पति, ये कर दिया, अलग अलग पद में अपन दिखा दिया इसको। जैसे जब समस्त पद को तोड़कर अलग अलग पद के रूप में दिखाया जाता है, उसे समास विग्रह कहते हैं। आगे मैंने लिखा, देखिएगा, और पांच वृत्तियों के अर्थ, अपना ये याद रखें उक्ति, और पांच वृत्तियों के अर्थ के बोधक वाक्यों को विग्रह करते हैं। पांच, याद रखें, वाक्यों को विग्रह कहते हैं, अर्थात पद के अर्थ का कथन करने की विधि को वृत्ति कहते हैं। याद रखें, यहां पर विग्रह करते हैं, अर्थात पद के अर्थ का कथन करने की विधि को, ये पद का अर्थ सीतापति, सीता का पति, कथन करने की विधि को वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, वृत्ति कहते हैं। अब यहां पर एक शब्द आया है वृत्ति। याद रखें, समास का दूसरा नाम भी अपन कह सकते हैं कि समास का दूसरा नाम वृत्ति है। याद रखें, आपके 3rd ग्रेड में प्रश्न आया था कि वृत्ति कितनी होती है। आपके 3rd ग्रेड में प्रश्न आया था, याद रखें, 2013 में आया था शायद, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आप पेपर उठा के देख सकते हैं, पेपर में प्रश्न आया था कि वृत्ति कितनी होती है। तो याद रखें, वृत्ति कहते हैं और वृत्तियां 5 होती है। वृत्ति कितनी होती है मित्रों, 5 होती है। याद रखें, वृत्तियां कितनी होती है, 5 होती है। 5 वृत्तियां आपके सामने होती है, याद रखें मित्रों। तो देखिएगा, वृत्तियां 5 होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो कृत, तद्वित, समास, एक शेष और समाधान धातु। ये 1 2 3 4 5, ये 5 वृत्तियां होती है मित्रों। याद रखें, अपन ने बताया है
कि पद के अर्थ का कथन करने की विधि को, पद के अर्थ का कथन करने की विधि को वृत्ति कहते हैं। जैसे पद है, इसके अर्थ है सीता का पति, उसका कथन याद रखें, कथन करने की विधि को, पद के अर्थ का कथन करने की विधि को वृत्ति कहते हैं। और वृत्तियां 5 होती है। कितनी होती है वृत्तियां? 5 होती है। तो याद रखें कौन कौन सी होती है? कृत, तद्वित, समास, एक शेष और सनातन धातु, ये वृत्तियां कहलाती है। याद रखें मित्रों। और वृत्तियां किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया है कि 5 वृत्तियों के अर्थ के बोधक वाक्यों का विग्रह करते हैं, अर्थात पद के अर्थ का कथन करने की विधि को वृत्ति कहते हैं। और वृत्तियां 5 होती है। वृत्ति 5 कौन कौन सी होती है? कृत, तद्वित, समास, एक शेष, सनातन धातु, ये 5 वृत्तियां होती है। अब बात आती है कि समास विग्रह 2 भागों में किया जाता है, 2 प्रकार से समास विग्रह किया जाता है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, फिर मिटाऊंगा। समास विग्रह की परिभाषा समझ में आई। अब बात यह आती है कि समास विग्रह 2 प्रकार से किया जाता है। यहां लिख देता हूं, देखिएगा। देखिए मित्रों, समास विग्रह 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो आपका लौकिक और एक आपका अलौकिक। नंबर 1 लिख देते हैं लौकिक विग्रह, और दूसरा है आपका अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह, ये समास विग्रह अपन 2 प्रकार से कर सकते हैं। देखिए मित्रों, लौकिक विग्रह और एक अलौकिक विग्रह आपके पेपर में किसी भी प्रकार का आ सकता है। लौकिक विग्रह किसे कहते हैं और अलौकिक विग्रह किसे कहते हैं? तो याद रखें, विभक्ति युक्त पदों, कौन सा? विभक्ति युक्त पदों को या विभक्ति युक्त पदों का अर्थ बताने की प्रक्रिया को कौन सा कहते हैं? लौकिक विग्रह। याद रखें, विभक्ति युक्त पदों का अर्थ बताने की प्रक्रिया को, अर्थ बताने की प्रक्रिया को लौकिक विग्रह कहते हैं। कौन सा विग्रह कहते हैं? लौकिक विग्रह कहते हैं। अलौकिक विग्रह जैसे देखिएगा, मैंने आपको बताया अभी, सीता जैसे कहते हैं, ये ऑप्शन लिख दिया, सीता या पति। विभक्ति युक्त पदों का अर्थ बताने की प्रक्रिया को लौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे शब्द अपने पास में सीतापति, ये अपना समस्त पद था, सीतापति। सीतापति का अर्थ होता सीता का पति। तो अपन ने विभक्ति युक्त था सीता या सीता का पति है पति, तो सीता का पति विभक्ति युक्त पद लिखा अपन ने। तो इसी प्रकार याद रखें, विभक्ति युक्त पदों का अर्थ बताने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन लौकिक विग्रह कहते हैं। विभक्ति युक्त पदों का अर्थ बताने की प्रक्रिया को लौकिक विग्रह कहते हैं, जैसे सीता या पति। इसी प्रकार अलौकिक विग्रह देखिएगा, प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करके, प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करके, प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करके अर्थ बताने की प्रक्रिया को, अर्थ बताने की प्रक्रिया को अलौकिक विग्रह कहते हैं। प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अलौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे देखिए मित्रों, सीता डैश पति सु, ये आपका प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करके, प्रकृति प्रत्यय सीता, ये अपने प्रकृति प्रत्यय किया, डस प्रत्यय है इसमें, किसमें? सीता में, अर्थात डस में षष्ठी व्यक्ति। जो अपन सुप प्रत्यय होते हैं, तो सुप प्रत्यय का ये षष्ठी का है, याद रखें। ये आपका प्रथमा व्यक्ति का है, सु ओ जस अम ओ षष्ठा व्यक्त, याद रखें। ये सुप विभक्तियां होती है, 21 विभक्ति होती है, 21 प्रत्यय होते हैं। विभक्तियां 7 होती हैं और 21 आपके प्रत्यय होते हैं। ये सुप प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? सुप प्रत्यय कहलाते हैं। तो सीता में जो
प्रत्यय लगा हुआ है, उनस प्रत्यय लगा हुआ है, पति में सु प्रत्यय लगा हुआ है। याद रखें ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और पति प्रथम व्यक्ति का एक वचन है। तो इस प्रकार से याद रखें, प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करके अर्थ बताने की जो प्रक्रिया होती है उसे अलौकिक विग्रह कहते हैं। कौन सा विग्रह कहते हैं मित्रों? अलौकिक विग्रह कहते हैं। तो याद रखें, समास विग्रह दो प्रकार से किया जाता है, एक तो लौकिक विग्रह और एक अलौकिक विग्रह। आगे समझ में? अब आगे देखिए मित्रों, समास का अर्थ हो गया, समास की परिभाषा हो गई, समास के पक्ष हो गए, वृत्ति हो गई, और इसके बाद में समास विग्रह हो गया। और समास विग्रह कितने प्रकार से कर सकते हैं? दो प्रकार से समास विग्रह कर सकते हैं, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह विभक्ति युक्त पदों को अर्थ बताने की प्रक्रिया को लौकिक विग्रह कहते हैं, और अलौकिक विग्रह प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया से जो अर्थ बताया जाता है उसे अलौकिक विग्रह कहा जाता है। तो याद रखें, समास विग्रह दो प्रकार से कर सकते हैं, लौकिक और अलौकिक। तो याद रखें, आपके जो पेपर में आता है वो ज्यादातर लौकिक विग्रह ही आता है, लेकिन अलौकिक विग्रह भी कभी कभी पूछ लेता है। अब बात आती है समास के भेद। अब देखिए मित्रों, अब प्रश्न आता है समास के भेद, कि समास के कितने भेद होते हैं। तो देखिएगा, समासस्य भेदा, ये आपका समासस्य भेदा। अब देखिए मित्रों, समास के जो अपन भेद पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण में, समास के जो भेद होते हैं वो देखिएगा, समास के कितने भेद होते हैं? समास के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मित्रों? समास के 5 भेद होते हैं। ये याद रखें कि पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में अपन पढ़ेंगे तो समास के 5 भेद होते हैं। भरद्वाज ने भी समास के 5 भेद माने जाते हैं। याद रखें, पाणिनि के अनुसार समास के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। और जबकि अपन भरद्वाज के अनुसार देखें, भरद्वाजाचार्य की अपन बात करें तो इन्होंने भी समास के 5 भेद बताए गए हैं। और यदि अपन भट्टोजी दीक्षित की बात करें, भट्टोजी दीक्षित की अपन बात करें तो इन्होंने समास के 4 भेद बताए हैं। याद रखें कि समास के 4 भेद होते हैं, वो पद के आधार पर होते हैं। पद के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर कितने भेद होते हैं? पद के प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर अगर समास पूछे तो आप याद रखें मित्रों, समास के 4 भेद होते हैं। और जबकि अपन पेपर में आपके प्रश्न आ जाए कि समास के कितने भेद होते हैं तो आपको 5 करना है। कितने भेद होते हैं? 5 करने। लेकिन अगर प्रश्न वो ये पूछ ले कि पद के आधार पर, अर्थात पद के प्रधानता के आधार पर समास के भेद पूछे तो समास के भेद 4 होते हैं। इसमें जो नहीं माना है वो कौन सा नहीं माना है? वो केवल समास को नहीं माना। केवल समास है, इसको पद के प्रधानता के आधार पर नहीं माना है। बाकी फिर जो 4 भेद है वो क्लियर है। पाणिनि ने 5 भेद माने हैं, भरद्वाज ने 5 भेद माने हैं, और भट्टोजी दीक्षित ने समास के जो भेदों की जो प्रधानता की है तो उन्होंने पद के प्रधानता के आधार पर समास माने हैं। और पद के प्रधानता के आधार पर समास अपन कहते हैं तो 4 होते हैं। पद के प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अब देखते हैं अपन कि समास के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो एक बार देख लीजिए, इसके बाद फिर अपन आगे पढ़ेंगे। तो देखिए मित्रों, समास के भेद अपन पढ़ रहे हैं, और समास के जो भेद होते हैं वो समास के भेद देखिए मित्रों, नंबर 1 समासस्य भेदा, नंबर 1 अपन पढ़ रहे हैं केवल समास, नंबर 1। नंबर 2 आपका अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। याद रखें, नंबर 3 है आपका तत्पुरुष समास, और नंबर 4 आपका द्वंद्व समास,
और नंबर 5 बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। मित्रों ये समास के 5 भेद होते हैं, केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये समास के 5 भेद होते हैं। आपके पेपर में प्रश्न आ जाए कि समास है, समासस्य कति विधा सन्ति, तो पंचदः। कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। पेपर में प्रश्न आ जाए, याद रखें कि समासस्य कति भेदा सन्ति, तो याद रखें पंचदः। समास के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अगर याद रखें पद के प्रधानता के आधार पर समास के भेद पूछें तो 4 होते हैं। पद के प्रधानता के आधार पर जो समास होते हैं वो मित्रों ये 4 होते हैं। ये पद की प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर होते हैं। इसको पद की प्रधानता के आधार पर नहीं माना जाता है। याद रखें पद की प्रधानता के आधार पर कौन कौन से होते हैं? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। ये पद की प्रधानता के आधार पर 4 भेद होते हैं। और बाकी समास के भेद पूछे जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के पूरे 5 भेद होते हैं। याद रखें। तो पेपर में प्रश्न 2 प्रकार से बन गया। वृत्तियां कितनी होती है? 5 होती है। समास के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर कौन सा भेद नहीं माना गया? तो याद रखें केवल समास को नहीं माना गया। किसमें नहीं माना गया? पद की प्रधानता में नहीं माना गया। अब मित्रों जैसे मित्रों बच्चे देखते हैं कि समास हम द्वंद्व भी पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं। इधर से हम द्विगु समास पढ़ते हैं, कर्मधारय समास पढ़ते हैं। तो मित्रों याद रखें जो आपका तत्पुरुष समास है, जो आपका तत्पुरुष समास है, इस तत्पुरुष समास के उपभेद है, ये आपका उपभेद है। और उपभेद इसमें कौन सा है? नंबर 1 द्विगु समास। द्विगु समास ये नंबर याद रखें। तत्पुरुष समास का उपभेद है द्विगु समास। और द्विगु का भी जो उपभेद अपन कहते हैं वो है आपका कर्मधारय, कर्मधारय समास। याद रखें ये आपके 2 उपभेद माने गए हैं तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद है, याद रखें, द्विगु समास और कर्मधारय समास। याद रखें तत्पुरुष समास के 2 उपभेद है, कौन कौन से हैं? एक तो कर्मधारय और एक द्विगु। ये तत्पुरुष समास के उपभेद है। मुख्य रूप से जो समास के भेद होते हैं वो 5 होते हैं। याद रखें मुख्य रूप से इनको भेद नहीं माने गए हैं, क्योंकि ये जो द्विगु समास और कर्मधारय समास है ये तो तत्पुरुष समास के भेद है। तत्पुरुष समास के क्या ये उपभेद माने गए हैं, इसलिए इनको मुख्य रूप से समास नहीं माना गया है। अगर समास की बात करें तो समास के 5 भेद होते हैं। वो आपके होते हैं केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अगर पद की प्रधानता के आधार पर समास पूछें तो अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास होता है। पद की प्रधानता के आधार पर कौन सा समास नहीं माना गया? वो है आपका केवल समास। इसको पद के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर समास नहीं माना गया है। इस प्रकार से याद रखें ये समास के आपके 5 भेद होते हैं। अब आप अगले वीडियो में अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नंबर 1 केवल समास, जो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मित्रों याद रखें ये समास की सामान्य चर्चा थी जो आपके सामने थी। इसके बाद में जो अपन भेद पढ़ेंगे वो केवल समास पढ़ेंगे और अव्ययभाव समास पढ़ेंगे। 2 समास अपन अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मित्रों याद रखें अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं, जिससे कि चैनल पर एक बड़ा ग्रुप बने और ग्रुप बनने के बाद में मित्रों फिर मैं आपके सामने लाइव आ सकूं और आप लोगों को एक निःशुल्क सेवा का मौका मुझे प्राप्त हो जाए। तो मित्रों ये आपका आशीर्वाद रहेगा। तो मित्रों देखिएगा अब मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।